नमस्कार दोस्तों, आज हम BLS इंटरनेशनल का एक कॉन कॉल रिव्यू करेंगे। Q2 FY26 के इनके नंबर्स आए हैं और बहुत रिसेंटली इनका कॉन कॉल भी हुआ है, राइट? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टोन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का टोन जो है ना बहुत डिफेंसिव लगा। आई मीन व्हेन यू हियरिंग द कमेंट्री, व्हेन आई वाज हियरिंग द कमेंट्री, काफी आई फेल्ट दैट द मैनेजमेंट इज ऑन द बैक फुट एंड राइटली सो, बिकॉज वो जो MEA का केस हुआ है, जो 3 साल का डिबारमेंट हुआ है MEA से, that was completely reflecting in the tone of the management. That was one thing which was fairly evident. दूसरी चीज थी कि जो प्रमोटर थे उनके लड़के आए थे, he was presiding the con call, he was representing the company in the con call along with the CFO, and whatever questions that were asked to him, he was redirecting those questions to the CFO, right? तो अगर finance related questions हो, numbers related questions हो, तो आप CFO को redirect करो, but अगर larger business opportunities, future growth related questions हो, if you're directing it to the CFO, matlab, I mean, you're not very confident about the business, or you have not internalized the business or the future growth that the business could kind of get into. तो वो एक चीज बहुत important दिखी मुझे. Second thing about the businesses, there are two businesses of this business. The first one is the visa business, consular business बोलते हैं इसको. 60% एक तरह से contribute करता है ये top line को. इस बिजनेस का सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कमज़ोर सेल्स ग्रोथ आया, 10% का सेल्स ग्रोथ आया, राइट? वॉल्यूम ग्रोथ इन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वाज 11%, राइट? तो ये काफ़ी कमज़ोर नंबर्स है, फ्रैंकली स्पीकिंग, because if you look at this segment, the pace at which the segment is growing around 14%, 13-14%, और ये काफ़ी concentrated business है, concentrated segment है. इसमें barriers to entry नहीं है, सिर्फ 2 या 3 players है, right? VFS Global है, BLS International है और एक और player है, right? इतने concentrated segment में जब segment around 13, 14, 15% grow कर रहा है, if you're growing at 10%, then that is a cause of concern. तो ये एक चीज़ दिख के आई. Second thing, जो अच्छी चीज़ दिखी वो थी EBITDA मार्जिन इनके बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपैंड होकर 42% है. सो दिस वर्टिकल हैज़ एन EBITDA मार्जिन ऑफ 42%, राइट? इसके 3 इंपॉर्टेंट कारण थे. एक तो जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया था, वो सेल्फ मैनेज सेंटर्स के थ्रू, वो एक तरह से ना फ्रूट्स दिखा रहा है या रंग दिखा रहा है एक तरह से. तो EBITDA मार्जिन वहाँ पे हुआ. जो भी M&A हुआ, इस कंपनी ने M&A किया है पिछले 1 साल में, उन्होंने बहुत हाई मार्जिन बिजनेसेस को अक्वायर किया है, तो वो काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट हो रहा है. और तीसरा चीज़ जो ये एक तरह से रियलाइजेशंस पर एप्लीकेशंस अच्छे हुए, मतलब वैल्यू ग्रोथ थोड़ा दिखा है. मतलब जो एप्लीकेशन 2800 में प्रोसेस होते थे, 2800 रुपीज़ में प्रोसेस होते थे, वो करीबन 3200 रुपीज़ में प्रोसेस हो रहे. तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशंस पर एप्लीकेशंस हैज इम्प्रूव्ड. That's why operating profit margins, EBITDA margins have improved, right? But sales growth is 10%. When the promoters were asked कि आपका sales growth थोड़ा कमज़ोर है, and what is the pipeline around new acquisitions, so they were not able to give a clear-cut answer. तो इस क्वेश्चन को evade कर दिया गया, right? तो sales growth is 10%, EBITDA margins expanded by 42%, EBITDA growth is around 26%, right? तो ये एक low sales, high margin business है, 60% contribute करता है top line को, right? This was the one business. The second business is the digital business, right? Digital business is a लो मार्जिन हाई सेल्स बिजनेस. तो इसका सेल्स ग्रोथ करीबन 240% का हुआ है और इसके मार्जिन्स जो है वो 7% के हैं. बट दोनों बिजनेसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. द फर्स्ट बिजनेस इज अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल बिजनेस. मतलब पैसे आप पहले लेते हो कस्टमर से, एंड देन यू काइंड ऑफ डिलीवर ऑन योर प्रोडक्ट और योर सर्विस, राइट? द अदर बिजनेस, द डिजिटल बिजनेस, इज नॉट ऑन अ नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल. तो इनको करीबन 2000 करोड़ की कुछ ऑर्डर मिली है गवर्नमेंट से, तो पहले इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा काम और फिर इनको पेमेंट्स मिलेंगे. तो फिर वर्किंग कैपिटल इश्यूज का यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, राइट? तो पहले ही इसका EBITDA मार्जिन कमजोर है, 7% है, और मुझे लग रहा है कि वर्किंग कैपिटल इश्यूज के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस बिजनेस को एज दे गो अहेड, राइट? इट कंट्रीब्यूट्स 40% टू द टॉप लाइन. वी डेफिनेटली वांट द फर्स्ट बिजनेस टू कंट्रीब्यूट एज मच एज पॉसिबल टू द टॉप लाइन. सो दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू द मैनेजमेंट कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यू मिक्स में जो है ना पहला बिजनेस ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है क्या? सो दे सेड दैट 70% इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, बट दे वर नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट दैट 70%. सो दिस इज समथिंग which we need to track in this company, right? So the blended sales growth of the complete business is around 49%. EPS growth is 27%. PAT growth is 27%. No equity dilution as such. EBITDA जो है blended EBITDA for both the businesses 28 to 29%, 29% actually, and this would be the status quo going forward. That is what has been told, right? तो ये पूरा एक तरह से पिक्चर है with regards to numbers. Now coming to the main question कि
इस कंपनी ने पिछले 1 साल में डिसेंट रिजल्ट्स दिए हैं, ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, तो फिर ये रीरेट होती क्यों नहीं है, मतलब इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता क्यों नहीं है, मतलब 1 साल से इसका पूरा स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट है, राइट? सो दिस वाज आल्सो डिस्कस्ड. सो वन थिंग विच केम अप वाज दी फ्री कैश फ्लो. जो कैश है बैलेंस शीट पे, 90% of that cash is outside India, right? What is important over here is that the company should get that cash back to India, या फिर maximum cash should be parked in India so that they give out dividends. क्योंकि dividends देंगे तो एक तरह से investor confidence और investor interest बढ़ेगा और कहीं ना कहीं stock re-rate हो सकता है. But this question was asked and they said that 90% of the cash out of the 1300 crore cash that they have, 90% जो है वो abroad parked है. तो जब तक वो एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है स्टॉक को रीरेट करने के लिए या फिर स्टॉक में इंटरेस्ट लाने के लिए कि यू पे आउट डिविडेंड्स, राइट? सो अनलेस दैट कैश इज ब्रॉट ओवर हियर, वो मुझे नहीं लगता कि डिविडेंड दे पाएंगे. तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू सी. इसका रीरेटिंग होता ही नहीं इन स्पाइट ऑफ गिविंग डिसेंट नंबर्स. ये एमईए का केस तो पिछले महीने आया है, बट दिस कंपनी हैज बीन गिविंग डिसेंट काइंड ऑफ good growth numbers for the last 1.5 years. So this was one thing which came up in that con call as well. One last thing is the MEA के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन है, राइट? तो क्या हुआ कि इस कंपनी को 3 साल का MEA ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर द ऑपरेशंस इन चाइना. सो बैन भी हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, थोड़ा कंफ्यूजन था. तो उन्होंने कंफ्यूजन क्लियर कर दिया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है चाइना का वो पहले मिला था एंड देन द बैन हैपेंड ड्यू टू SLA रिलेटेड इश्यूज. मतलब थोड़ा कस्टमर कंप्लेंट्स आए थे जिसकी वजह से ये इशू हुए थे एंड दे आर वर्किंग टू रिजॉल्व इट विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. तो गाइडेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ चेंजेस नहीं है, नंबर्स वगैरह ठीक है, फाइनेंशियल इम्पैक्ट मिनिमल दिख रहा है, बट द मेन बिजनेस इज नॉट contributing a lot to the top line. That is one metric which we need to monitor to decide whether we have to kind of stay invested in this business or not, right? So this was a brief about BLS International. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.